नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। ठीक है, आज हम प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका किसे कहते हैं, आमुख क्या है, प्रियम्बल क्या है। तो ये प्रस्तावना, उद्देशिका या आमुख एक ही बात है। प्रस्तावना के ही ये अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है। और इस प्रियम्बल को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप पूरी प्रस्तावना को सबसे पहले अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। एक बार जब प्रस्तावना आप लोग लिख लोगे, उसके बाद में इसके प्रत्येक बिंदु पर एक एक पॉइंट पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो मैं बोलता भी जाऊंगा और बोलने के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्रस्तावना लिख भी लेनी है सबसे पहले। और जब इसके वर्डिंग पर हम एक एक करके विचार करेंगे, तब आपको क्या करना है कि प्रस्तावना को अपने सामने रखना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द अपने आप में क्या कह रहा है। और यही सब क्या होगा, फिर बाद में जैसे ही आपको एक बार प्रस्तावना अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उसका एक मौन फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, दूसरी चीज है कि प्रस्तावना का ऐतिहासिक, यानी कि प्रस्तावना का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इसका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि प्रस्तावना की भूमिका या इतिहास में ही आ जाएगी। और फिर इसके बाद में जो बात आती है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। और महत्व के बाद में देखेंगे कि प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। तत्व या उपयोगिता। और इन सब के बाद में देखेंगे कि जो प्रस्तावना है हमारी, क्या ये संविधान का भाग है कि नहीं है, संविधान के भाग के रूप में। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, संशोधनीय है कि नहीं। है या नहीं। और सबसे अंत में हमारा जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा कि प्रस्तावना के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन हैं विभिन्न राजनीतिक विचारकों के, तो उन सबके कथन देखेंगे कि उन्होंने प्रस्तावना के संबंध में कौन कौन सी बातें कही हैं। तो यहाँ से यानी कि इस टॉपिक को इतने पैराग्राफ्स में अपन बांट करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जब इतनी डिटेल स्टडी हम प्रस्तावना के बारे में कर लेंगे तो आपका कोई भी सवाल यहाँ से नहीं छूटे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, एक बार आप इसको बना लेना, नोट कर लेना कि कौन कौन से पॉइंट्स पर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जो पहला पॉइंट था हमारा वो क्या है कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए। आप लोगों ने छोटी क्लासेज में बहुत बार निबंध लिखे होंगे और जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं, प्रस्तावना से करते हैं। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि आगे हम जिन चीज़ों का वर्णन करने वाले हैं उनको एक संक्षिप्त रूप से पेश करना, एक सार रूप में पेश करना क्या कहलाती है, आपकी प्रस्तावना कहलाती है। लेकिन हम यहाँ संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या देख रहे हैं, प्रस्तावना को देख रहे हैं, तब इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए प्रस्तावना संविधान का सार होती है। क्या होती है, प्रस्तावना संविधान का सार होती है, जिसमें उसके
दर्शन की झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि प्रस्तावना क्या होती है। तो आप बेझिझक बताइए कि प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, एक संक्षिप्त रूप है, एक सार है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, जिसमें हमारे संविधान का क्या दिखाई देता है, दर्शन दिखाई देता है। और वो कौन सा दर्शन, वो राजनीतिक दर्शन हो सकता है, आर्थिक दर्शन जो है, और राजनीतिक दर्शन जो है, यानी कि जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो सामाजिक दर्शन हो, चाहे वो आर्थिक दर्शन हो, चाहे गांधीवादी दर्शन हो, चाहे समाजवादी दर्शन हो, इन सब दर्शनों का या इन सभी दर्शनों की जो झलक है, इनका जो रूप है, वो किसमें दिखाई देगा, हमारी प्रस्तावना में दिखाई देता है कि किन किन विचारों को हमने संविधान में शामिल किया है। इन सभी को एक संक्षिप्त रूप में व्याख्यायित करने वाली क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात आती है कि इस प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को, उसके उद्देश्यों को, सरकार के स्वरूप को संविधान के स्रोत के रूप में भी क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, इसी के अंतर्गत, डेफिनेशन के अंतर्गत, कि इसमें संविधान के आदर्शों, क्या, संविधान के आदर्शों, इसके उद्देश्यों को, स्वरूप व स्रोत के रूप में भी ये क्या की गई है, उपयोग में लाई गई है। ठीक है, यानी कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, और इसमें संविधान के आदर्श कौन कौन से हैं, राज्य व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या होंगे, हमारी राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था भारत में चलती है, और हमारे जो संविधान का स्रोत है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी, हमारी प्रस्तावना से जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में जो हमारा पहला शब्द दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, तो देखिए हम भारत के लोगों का मतलब क्या है कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, हमारी राज्य व्यवस्था का जो स्रोत है, भारत की राजनीतिक प्रणाली की शक्ति का जो स्रोत है, सत्ता का जो केंद्र है, वो कौन है, स्वयं जनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना ने किसके बारे में जानकारी दी, हमारे स्रोत के बारे में जानकारी दी। दूसरी बात आती है कि जो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारे देश का स्वरूप कैसा है, राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो देखिए इसमें 3 वर्ड मैंने अभी बोले थे आपके, 4-5 वर्ड, कि हम भारत के लोग, ये तो हो गए जनता का स्रोत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, अर्थात हमारे ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का या आंतरिक शक्ति का कोई दबाव नहीं है, हम अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब हम किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में या किसी बाहरी शक्ति के दबाव में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, स्वरूप में आ गया कि इसका स्वरूप क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा समाजवादी, कि हम समाज में सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा पंथ निरपेक्ष, का मतलब क्या है कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को एक नज़र से देखेगा, ठीक है, और सभी लोगों को एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि भारत का शासन, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और तीसरा है गणराज्य की, अर्थात हमारे देश का जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो वंशानुगत न होकर के प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, निर्वाचित होता है। अर्थात कि हमारे जो संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों पर समस्त नागरिकों को जाने का अधिकार है। तो ये क्या हो गया, इसका स्वरूप बता दिया। अगर उद्देश्यों की बात करते हैं कि उद्देश्य किस प्रकार से हमारी प्रस्तावना में बताए गए हैं, तो उद्देश्यों में क्या है कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को, तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया इसका,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या क्या वर्ड बोले यहाँ पर, न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे कि हमें पूरे देश में सभी लोगों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना है। सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देनी है। सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा व अवसर के समान अवसर देने हैं। उसके बाद में हमें व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बचा के रखना है और लोगों में आपसी भाईचारे को भी बढ़ाना है। तो ये सब क्या हो गए, इसके उद्देश्य हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस में निहित हैं, हमारी प्रस्तावना में निहित हैं। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो प्रस्तावना का इतिहास रहा है, इसकी जो भूमिका है ये कहाँ से आई। कि प्रस्तावना की डेफिनेशन हो गई, अब हम इसकी ऐतिहासिकता की भी बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना आई कैसे और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चली आगे। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं कि प्रस्तावना शुरू कैसे हुई। इतिहास बोल लीजिए या इसकी भूमिका बोल लीजिए। देखिए, प्रस्तावना सिर्फ उन संविधानों में अपनाई जाती है जहां लिखित संविधान है। कैसे देशों में, यानी कि जिन देशों का लिखित संविधान होगा उन देशों में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का है। तो सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था, अमेरिकी संविधान में। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहां अपनाया गया प्रस्तावना को, अमेरिकी संविधान में अपनाया गया। और हमने प्रस्तावना का जो विचार लिया है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार आया वो कहां से आया, अमेरिकी संविधान से आया। या कह सकते हैं कि हमने प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से स्वीकार की है। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल हमारा यही ये बनता है कि हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमने किस देश के संविधान से स्वीकार किया है। तो यहाँ दो सवाल हमारे बन चुके हैं। एक तो क्या हो गया कि प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो बेझिझक बताना कि अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना को ग्रहण किया गया है। दूसरी बात आती है कि प्रस्तावना की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहली चीज ये क्लियर हो गई। लेकिन भारत के संविधान में इसको शामिल किए जाने का जो इतिहास रहा है कि किस व्यक्ति ने किस प्रकार से इसकी प्रोसेस चली, संविधान सभा में कैसे आई और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया, तो ये इसकी ऐतिहासिकता में आ जाते हैं, इसकी भूमिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है, तो आपने जब मैं संविधान सभा की बैठकें आपको पढ़ा रहा था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में, कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहाँ, संविधान सभा में किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। एक एक शब्द पर ध्यान रखना है, यहां मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
ठीक है, तो अभी हमारे 2-3 पॉइंट आ गए कि 13 दिसंबर 1946 को कहाँ संविधान सभा में किसने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कब, अगली डेट आ जाएगी 22 जनवरी 1947। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है इसके साथ साथ, ठीक है। कब, 22 जनवरी 1947 को। अभी तक तो सिर्फ पेश किया है, अब इसको यही संविधान सभा क्या करेगी, स्वीकार करेगी। तो कह सकते हैं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और एक बार अच्छे से आपने ये वीडियो देख लिए तो आपके पॉलिटी से संबंधित लगभग 95% क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे, ठीक है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना, हमारी प्रस्तावना का आधार बना। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन प्रस्तावों के बारे में चर्चा की गई थी, जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई थी, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे किसका रूप दे दिया गया, प्रस्तावना का रूप दे दिया गया, उद्देशिका का रूप दे दिया गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार था, इसका बेस था, इसकी नींव थी, इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहा गया, उद्देश्य का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उद्देश्य का। वैसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपकी बातें कंप्लीट हो गई कि हमारी जो प्रस्तावना की हिस्ट्री है, जो भूमिका है, वो क्या है कि हमने प्रस्तावना का विचार कहां से स्वीकार किया, अमेरिकी संविधान से स्वीकार किया है। लेकिन इसकी भाषा हमने कहां से स्वीकार की है, इसकी भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना, हमारी प्रस्तावना का आधार बना। यह चीज आपकी यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं किसकी, कि हमारी प्रस्तावना का महत्व क्या है, कि प्रस्तावना का जो महत्व है वो क्या है, कि इसमें कौन कौन से विचार निहित हैं और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनको हम एक एक पॉइंट से समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट कर ली। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि विश्व का जो सबसे प्रथम लिखित संविधान है वो किस देश का है, अमेरिका का है। और अमेरिका ने ही सबसे पहले क्या किया था, प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। दो सवाल बनते हैं यहां से कि विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान तो अमेरिका, और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है आपका भारत का। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। दो पॉइंट हो चुके हैं हमारे, एक तो प्रस्तावना क्या होती है, दूसरा प्रस्तावना की भूमिका क्या थी, ये चीज हमने देख ली। अब यहां एक बात और देखना कि हमारी मूल प्रस्तावना कुछ और थी, और मूल प्रस्तावना में बाद में संशोधन किया गया, और उस संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द आपके कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसको भी मैं बताऊंगा जब वो वाला पॉइंट लेंगे हम, कौन सा, कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि हमारी प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां, अब प्रस्तावना के महत्व की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना की जो उपयोगिता है, महत्व है, वो क्या है। और इन तत्वों से ही हम कहां आगे बढ़ेंगे, प्रस्तावना के महत्व पर या उसकी उपयोगिता पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के तत्व शामिल हैं। कौन कौन से, एक तो संविधान के स्रोत के रूप में,
पहला तत्व क्या हो जाएगा? संविधान का स्रोत। दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? संविधान का स्वरूप। ठीक है। तीसरा हो जाएगा उद्देश्य। मैं उम्मीद कर चुका हूं आप लोगों से बहुत ज़्यादा पहले ही, और ये सोच भी रहा हूं अपने मन में कि आपने प्रस्तावना पहले ही अपनी कॉपी में एक बार नोट कर ली होगी। देखो, हमारी प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है कि हम भारत के लोग, क्या शब्द है? हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि संविधान को स्वीकार किसने किया? भारतीय जनता ने स्वीकार किया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया हो या अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, शक्ति का जो स्रोत है, सत्ता का जो स्रोत है, वो कौन होगी? भारतीय जनता होगी। ठीक है। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान के स्रोत के रूप में प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है, तो आप कह सकते हो कि संविधान के स्रोत के रूप में हम भारत के लोग, जो शब्द या जो अभिव्यक्ति इसमें दे रखी है, वो क्या है? वो ये बताता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया और उसको स्वीकार किया और स्वयं के ऊपर लागू किया। ठीक है। तो पहला शब्द क्या है कि हम भारत के लोग। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान को बनाया गया है, उनको लागू किया गया है और उसको अपने ऊपर, उसके कानूनों को लागू किया गया है। ठीक है। क्या कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान का स्रोत होगी वो क्या होगी? भारत की जनता होगी। अब दूसरी बात आती है क्या? हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इसके एक एक शब्द पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला शब्द था हम भारत के लोग। उसके बाद में हमारी जो अगली लाइन आती है वो आती है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द आता है समाजवादी, तीसरा वर्ड आ रहा है पंथ निरपेक्ष, चौथा वर्ड आ रहा है लोकतांत्रिक और पांचवा वर्ड आ रहा है गणराज्य। ठीक है। तो ये 5 वर्ण हैं। अब इन पांचों वर्णों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं एक बार कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, संपूर्ण शब्द है और प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो हमारी भारत सरकार है या भारत है वो किसी ना तो बाहरी शक्ति के दबाव में है और ना ही किसी आंतरिक शक्ति के दबाव में है, वह अपने फैसले स्वयं ले सकता है। क्या बात समझ में आई इसमें? कि देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मैं यहाँ एक बार समझा देता हूं कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। कि मैं, आप देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि अगर मैं ही आपके ऊपर दबाव बनाता हूं कि आपको ये काम नहीं करना है और आप तैयारी करना चाहते हो रीट की, लेकिन आपको तैयारी करवाई जा रही है किसकी? आईएएस की। आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, कौन से? आंतरिक और बाह्य मामलों में तो देखो, जो आंतरिक मामले हैं अपनी संविधान की प्रस्तावना के, वो क्या क्या हैं कि हम अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय क्या कर सकते हैं? खुद ले सकते हैं। यानी कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे ऊपर या आंतरिक शक्ति हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाएगी। बाह्य मामलों की अगर बात आ जाती है कि बाह्य मामलों में, तो बाह्य मामलों में देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम कि हमें अपने विदेश मामलों में, किसके अंतर्गत? वैदेशिक मामलों के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? वैदेशिक मामलों के अंतर्गत
अगर हम चाहें तो किसी व्यक्ति से या किसी देश के साथ शत्रुता रख सकते हैं, अगर चाहें तो हम उसको मित्र बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसके साथ संधि कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए क्या होगा, हमारे ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगा सकता, कोई भी दबाव नहीं बना सकता, ना चाहे अमेरिका कितनी भी बड़ी शक्ति बन जाए, अगर वो चाहे तो ये नहीं कह सकता कि आप चीन से मित्रता रखिए या नहीं रखिए, या आप पाकिस्तान से मित्रता रखिए या मत रखिए। यानी कि भारत सरकार स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेगी और उसके ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं बनाया जाएगा, और ना ही राज्य उसके ऊपर ये दबाव बना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये हमारे देश को क्या बनाता है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाता है। यानी कि हमारे देश के संविधान का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने सारे फैसले लेने में क्या है, अब देखिए फैसले कौन कौन से थे हमारे आंतरिक मामलों में, चाहे हम अपनी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, चाहे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित या राजनीतिक सुरक्षा से संबंधित। और ये तीन शब्द जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों शब्दों को न्याय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, ये एक उद्देश्य के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब दूसरा जो वर्ण आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, समाजवादी वर्ण है। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, जब संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे आप तब समझ चुके थे कि भारत में केवल जो समाजवादी शब्द है ये केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल संसाधनों का समान वितरण लोगों तक किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो समाजवाद है, जो भारतीय समाजवाद है, वो किस प्रकार का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ मिलकर के काम करते हैं। क्या करते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ मिलकर के काम करते हैं, और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को क्या दी गई है, वरीयता दी गई है, अर्थात सरकार का उनके ऊपर कुछ नियंत्रण होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, हम इसको पीपीपी मॉडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। इसका मतलब होता है कि योजनाएं सरकार की होती हैं और पैसा प्राइवेट कंपनियां लगाती हैं, और वो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के क्या करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं। अब अगला जो इसी के अंतर्गत देखिए, इसमें क्या कहा गया कि हमारे भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का या लोकतांत्रिक समाजवाद के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। इसका पहला उद्देश्य है कि इसमें आय और जीवन के स्तर की असमानताओं को दूर करना, जैसे गरीबी हो गई, निरक्षरता हो गई, बीमारी हो गई, इन सब को समाप्त करना हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। इसके बाद में कई लोग क्या कर लेते हैं कि संपत्ति का केंद्रीकरण कर लेते हैं, और कुछ वर्गों तक ही पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी उन तक सीमित रह जाती है, बाकी के वर्ग क्या रह जाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है कि हम संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकेंगे, और जितने भी आय के संसाधन होंगे, जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे, सामाजिक संसाधन होंगे, उन सभी तक सभी वर्गों की समान पहुंच हो। ये क्या है, हमारे लोकतंत्र का उद्देश्य है। इसीलिए हमारे भारतीय समाजवाद को क्या कहा गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है। ठीक है, और इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि मजदूर और वंचित वर्गों का, या कह सकते हैं कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना भी भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। और इसके लिए सरकार ने क्या भी किया कि योजना आयोग जैसी संस्था की स्थापना की थी कि जिन लोगों तक के पास में रोजगार नहीं है उनको योजना आयोग क्या करेगा, अपने कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज उन लोगों तक बनाएगा जहां तक इन लोगों की भी आय के साधनों तक क्या हो सके, पहुंच बराबर की हो सके। ठीक है, तो कुछ असमानताओं को दूर करने के लिए भारत में किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जो ना तो रूस के साम्यवाद की तरह है और ना ही अमेरिका के पूंजीवाद की तरह है। हम कह सकते हैं कि यह रूस के साम्यवाद और अमेरिका के पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो 1991 में हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की और जो निजीकरण की जो नीति अपनाई थी वो इसको क्या बनाती है, और भी लचीला बनाती है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय समाजवाद जो है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसमें नए तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। अर्थात यह इतना कठोर नहीं है कि उसमें और लक्षणों को और विचारधाराओं को इसमें शामिल न किया जा सके। और कह भी सकते हैं कि भारतीय समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर और गांधी जी दोनों के सिद्धांतों का भी क्या एक मिश्रण है।
जो गांधीवाद की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। अगला शब्द आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात यहाँ ये अभिव्यक्ति सामने आती है कि राज्य का अपना धर्म नहीं है, अर्थात अपना धर्म न होने के बावजूद वह किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। वो सभी धर्मों को समान भाव से क्या करता है, समान आदर के साथ में देखता है और सभी वर्गों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध करवाता है। अगला लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तीन शब्द हैं, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। देखो ये बहुत बड़ी विचारधारा है अपने आप में। किसकी? लोकतंत्र की। इसका मतलब क्या है कि जो शक्ति का केंद्र होगा, यानी कि सत्ता का जो केंद्र है वो कौन है? स्वयं जनता है। ठीक है, तो यहाँ जनता क्या करती है कि अपने, देखो भारतीय लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, धार्मिक विविधता ज़्यादा है, जातीय विविधता ज़्यादा है, भौगोलिक क्षेत्र इसका बड़ा है, इसलिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को न अपना करके किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि इसमें जनता की डायरेक्ट भागीदारी नहीं है। जनता क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और जब ये अपने प्रतिनिधि चुन करके कहाँ भेजती है? विधानमंडलों में भेजती है और इन्हीं के प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं और इसी विधि को लागू करते हैं। ठीक है, तो देखो जनता का शासन, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि किसने चुने? जनता ने चुने। किसके माध्यम से? निर्वाचन के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि इनको फिक्स कर दिया कि हमेशा के लिए यही रहेंगे। अर्थात ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितना भी समय है, चाहे वो उच्च सदन के लिए हमने 6 वर्ष का समय निर्धारित किया और निम्न सदन के लिए 5 वर्ष का, तो मिनिमम मान के चलते हैं कि 5 वर्ष तक क्या करेंगे? ये जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि जनता स्वयं संसद में, विधानमंडलों में नहीं बैठ सकती। 125 करोड़, अब तो 130 करोड़ के आसपास भारत की जनता हो चुकी है जनसंख्या, तो 130 करोड़ लोगों को कैसे मतलब विधानमंडलों में बिठाया जाए? आप समझ सकते हैं कैसी परिस्थिति आ सकती है। तो ये क्या किया कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और यही प्रतिनिधि कहाँ गए? विधानमंडलों में गए और वहाँ इन्होंने कानून बनाया और इसको लागू किया। तो इसकी सीधी सी अभिव्यक्ति क्या आती है कि जो भारतीय शासन है, भारतीय लोकतंत्र है, वो कैसा है? यानी कि इसमें जनता का शासन है, जनता के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जनता का शासन किसके द्वारा हो गया? जनता के द्वारा। इसके प्रतिनिधियों ने यहाँ बैठ करके कानून बनाए, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए। अर्थात जनता ने स्वयं प्रतिनिधि चुने, उन्होंने कानून बनाया, उसको लागू किया। किसके लिए? जनता के लिए किया। यानी कि हम लोगों ने स्वयं ही अपने ऊपर क्या किया है? संविधान के प्रावधानों को लागू कर लिया गया है। इसीलिए जो भारतीय लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ पर जनता खुद ही अपने प्रतिनिधियों को चुन करके विधानमंडलों में भेजेगी और वही सारे निर्णय लेगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट आ रहा है आपका वो कौन सा है? गणराज्य। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस हमने खूब मनाया 26 जनवरी पर, गाने भी गाए हैं और लड्डू भी खाए हैं। कई लोग तो केवल लड्डू खाने ही जाते हैं। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च मुखिया है, देश का जो सर्वोच्च प्रधान है, वो किस प्रकार का होगा। तो हमारे देश का जो मुखिया है, प्रधान है, वो कौन है? राष्ट्रपति।
तो ये किस प्रकार से चुन के आता है, वंशानुगत आता है कि निर्वाचित होकर के आता है? देखिए ये निर्वाचित होकर के इस पद पर आता है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद, कब? प्रत्येक 5 वर्ष में फिर दूसरा आ जाता है। तो कहते हैं कि हमारे देश का जो मुखिया है, जो कार्यपालिका का जो मुख्य प्रधान है, वो क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचित होकर के आता है, ना ही इसका मतलब कि ये वंशानुगत न होकर के क्या है? निर्वाचित होता है। इसके अपोजिट में ब्रिटेन में एक अवधारणा चलती है संवैधानिक राजतंत्र। कौन सी अवधारणा चलती है? संवैधानिक राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि वहां पर संविधान होने के बावजूद वहां के देश का जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो वंशानुगत है। राजतंत्र का मतलब क्या हो गया? राजशाही को वहां अभी भी स्वीकार किया जाता है और वहां का जो मुख्य मुखिया होगा, जो प्रधान होगा देश का, वो क्या है? राजा है। यानी कि जिसके सर पर क्राउन होता है, जिसके सर पर मुकुट होता है, वही क्या माना जाता है? वहां का मुखिया माना जाता है, जो निर्वाचित न होकर के किस प्रकार है? वंशानुगत है। लेकिन भारत में इस अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। भारत ने क्या किया कि यहाँ गणराज्य शब्द को शामिल कर दिया और इसका मतलब क्या है कि हमारे देश का जो प्रधान होगा वो वंशानुगत न होकर के क्या हो जाएगा? निर्वाचित हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गए? हमारे संविधान का स्वरूप है। यानी कि प्रस्तावना ने क्या बताया? प्रस्तावना के तत्वों के रूप में, यानी कि संविधान का स्वरूप इसका एक तत्व हो गया, जिसके अंतर्गत इसकी उपयोगिता में क्या क्या शब्द आ गए वो आप देख चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ रहे होंगे। देखिए अब आती है बात संविधान के उद्देश्यों के रूप में प्रस्तावना क्यों उपयोगी है, कि किस प्रकार से ये संविधान के उद्देश्यों को बताती है और सरकार का एक लक्ष्य बन जाता है लोकतंत्र में कि वह इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि बनाए और समस्त नागरिकों को यहाँ तक पहुँच उपलब्ध करवाए। तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य, अब देखो मैं फिर से एक बार प्रस्तावना को दोहरा रहा हूँ, याद करा दूंगा आपको अगर अच्छे से याद करोगे तो। स्टार्टिंग करते हैं, आप बता देना कहाँ तक हो चुका है आपका, कि हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं भारत को? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को क्या देना है। अब ये हमारे उद्देश्य आ जाएंगे यहां से। अब तक तो हमने स्वरूप की चर्चा कर ली कि हमारा स्वरूप कैसा होगा, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया? न्याय का। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा शब्द क्या आ गया? स्वतंत्रता। दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, अगली प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ठीक है, उसके बाद में प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो गए? इसके उद्देश्य हो गए। दोबारा से बोल देता हूं मैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके? उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी पूरी प्रस्तावना। तो ये उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए, पहला उद्देश्य हमारा क्या आ रहा है? न्याय का उद्देश्य आ रहा है कि भारतीय संविधान क्या कहता है कि सभी लोगों को हमें क्या देना है? सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना है, आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना है और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो अब पहला सवाल मेरा यहां से ये बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किसमें किया गया है? हमारी प्रस्तावना में किया गया है। और इन तत्वों को प्राप्त कराने के लिए सरकार ने क्या किया है? डीपीएसपी में, अर्थात डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डीपीएसपी को बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व, कि हमारे प्रस्तावना में जो इसके उद्देश्य दे रखे हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रावधानों को, या कह सकते हैं कि संविधान ने राज्य का एक कर्तव्य बना दिया कि राज्य क्या करेगा कि अपने जो कानून हैं उन कानूनों में इन चीज़ों का भी क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका पूरा नाम है डीपीएसपी का। ठीक है, तो डीपीएसपी की व्याख्या कौन से, यानी कि इनका प्रावधान किस भाग में किया गया? संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब दूसरी बात आती है स्वतंत्रता की, कि सभी लोगों को स्वतंत्रता भी उपलब्ध करवानी है। और वो स्वतंत्रता किस किस चीज़ की होगी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। अब देखो, एक सवाल तो हमारा बना कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के। अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने मन में कोई भी विचार कर सकता है या कोई भी विचार रख सकता है। दूसरा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है कि अभिव्यक्त करना, कि जो विचार उसके मन में आया वह अपने विचारों को देश के सामने या किसी अन्य व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, रख सकता है। ठीक है। धर्म का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और राज्य उसको ऐसा करने से नहीं रोकेगा। विश्वास, या किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है, किसी भी पंथ में विश्वास रख सकता है। और उपासना का मतलब है कि किसी भी रीति रिवाज से पूजा कर सकता है, मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, चर्च भी जा सकता है। ये व्यक्ति के ऊपर है और ये क्या है? इनकी स्वतंत्रता है और राज्य इनसे इनको वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे संविधान का एक उद्देश्य हो गया। तो ध्यान रखना, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला शब्द आता है हमारा क्या? प्रतिष्ठा व अवसर की समता। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात सरकारी नौकरियों में, सरकारी नियुक्तियों में सभी लोगों को
समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा व अवसर की समता जिसमें सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं तीनों सम्मिलित की गई हैं। अगला शब्द हमारा आता है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? तो देखिए, व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि आपने आर्टिकल 21 की बात सुनी होगी। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसको इतना विस्तृत कर दिया गया है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब कि शिक्षा का अधिकार क्या है इसके अंतर्गत? एक मूल अधिकार है जो व्यक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक है। व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार क्या करेगी? कुछ कानून बनाएगी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली, यानी कि देश की एकता को बचाए रखना है और अखंडता को बचाए रखना है, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा बढ़ाना। और ये कैसे संभव है? यानी कि हमारे देश में जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया वो किसके संदर्भ में किया गया है? बंधुता के संदर्भ में किया गया कि समस्त लोग क्या समझेंगे? अपने को भारतीय समझेंगे। हम लोग इसीलिए तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। वी आर इंडियंस। कोई कहता है वी आर राजस्थानी, वी आर उत्तर प्रदेशी, वी आर महाराष्ट्र मराठी, वी आर तमिल, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं सभी लोग? वी आर इंडियंस। इसका मतलब क्या है कि संविधान में इसको एक उद्देश्य बना दिया कि हमारे सरकार का ये उद्देश्य है कि ये सभी लोगों में क्या करे? भाईचारे की भावना को विकसित करे। ठीक है, और इसी के लिए अनुच्छेद 51 के में भाई बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए एक नागरिकों का मूल कर्तव्य भी बना दिया गया और सरकार का एक उद्देश्य भी बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे उद्देश्य। बाकी की जितनी भी अब इसमें पॉइंट्स आपके रह गए हैं कि इसके संबंध में कौन कौन से कथन हैं, क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, या इसमें संशोधन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कौन कौन से प्रावधान उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं, तो इन सब की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रस्तावना लिखी मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।